मेरी लास्ट वीडियो में हमने पॉपुलेशन साइट की स्टोरी की डिस्कशन को एंड किया था। हमने पॉपुलेशन साइट की स्टोरी को समझने के लिए एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल कंस्ट्रक्ट किया था एंड इस हाइपोथेटिकल डेटा में हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था वो था वीकली इनकम एंड हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल था वो था वीकली एक्सपेंडिचर ऑन फूड। एक्स रिप्रेजेंट करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एंड वाई रिप्रेजेंट करता है डिपेंडेंट वेरिएबल को। उसके बाद हमने इस डेटा को स्कैटर प्लॉट में कन्वर्ट किया था एंड देन स्कैटर प्लॉट में ये जो रेड डॉट्स हैं यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रही हैं कंडीशनल मीन्स। इन कंडीशनल मीन्स को ज्वाइन करने से हमें मिली थी ये ब्लू लाइन जिसको हमने नाम दिया था पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन एंड ये पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन हमें क्वांटिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप दे देता है वाई वेरिएबल और एक्स वेरिएबल के बीच में। अब ये तो थी पॉपुलेशन साइट की स्टोरी। अब हम बात करते हैं सैंपल साइट की स्टोरी की। सैंपल साइट की स्टोरी में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं सैंपल डेटा के बारे में। देखो ये जो यहाँ पे पॉपुलेशन डेटा है ये कम्प्लीटली हाइपोथेटिकल डेटा है। तो रियल लाइफ में तो हमारे पास कभी पॉपुलेशन डेटा होगा ही नहीं। रियल लाइफ में हमारे पास होगा सैंपल डेटा और सैंपल होता है हमारा पॉपुलेशन का एक सबसेट। अगर हमारी पॉपुलेशन में 10,000 हाउस होल्ड्स हैं तो हम उन सारे के सारे 10,000 हाउस होल्ड्स का सर्वे नहीं करते हैं बिकॉज वो एक काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग टास्क है और उसमें कॉस्टिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। तो हम इन 10,000 हाउस होल्ड्स में से कुछ हाउस होल्ड्स का एक सैंपल सिलेक्ट कर लेते हैं रैंडमली और जब हम एक बार कुछ हाउस होल्ड्स को रैंडमली सिलेक्ट कर लेते हैं फिर हम उनसे अपने सर्वे क्वेश्चंस पूछ के डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। तो जो सैंपल होता है वो एक सबसेट होता है पॉपुलेशन का और तुम्हारे सैंपल में तुम्हारे पास जो भी डेटा होगा वो भी एक सबसेट होगा पॉपुलेशन डेटा का। अब यहाँ पे समझते हैं कि हम पॉपुलेशन डेटा में से सैंपल डेटा कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखो बिकॉज हम दो वेरिएबल्स के साथ वर्क कर रहे हैं एक्स और वाई, तो मैं यहाँ पे दो कॉलम बना देता हूँ, एक्स कॉलम एंड वाई कॉलम। अब अगर हम पॉपुलेशन डेटा में देखें तो ये जो ब्लू लाइन है इस ब्लू लाइन में एक्स की काफी सारी वैल्यूज हैं। तो सबसे पहली जो एक्स की वैल्यू है वो है 120, तो वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखो पॉपुलेशन डेटा काफी रिच टाइप ऑफ डेटा सेट होता है। तो जब तुम्हारे पास x की वैल्यू थी 120 तो पॉपुलेशन में y की मल्टीपल वैल्यूज थी। बेसिकली तुम्हारे पास 7 ऐसे हाउस होल्ड्स थे जिनकी वीकली इनकम थी 120। बट जो सैंपल डेटा सेट होता है वो इतना रिच डेटा सेट नहीं होता है। तो सैंपल डेटा सेट में तुम्हारे पास ये लग्जरी नहीं होगी कि तुम x की सिंगल वैल्यू के लिए y की मल्टीपल वैल्यूज को कलेक्ट कर पाओ। सैंपल डेटा में x की सिंगल वैल्यू के लिए तुम्हारे पास y की एक सिंगल वैल्यू ही होगी। इन 7 वैल्यूज में से जो तुम्हें इस कॉलम में दिख रही है तुम किसी भी एक वैल्यू को सिलेक्ट करोगे और वो वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे। तो मान लो इस केस में मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ 91 को। मेरे सैंपल में जब x है 120 तो y की वैल्यू है 91। सिमिलरली जब x की वैल्यू है 150 तो पॉपुलेशन में 7 हाउस होल्ड्स ऐसे थे जिनकी वीकली इनकम है 150। अब हमें इन 7 हाउस होल्ड्स में से किसी भी एक वैल्यू को सिलेक्ट करना है। तो मान लेते हैं कि मैं इस वैल्यू को सिलेक्ट कर रहा हूं, तो मैंने सिलेक्ट किया 134। सिमिलरली x इक्वल टू 180 पे भी हम यही करेंगे, हम इन 7 वैल्यूज में से किसी भी एक वैल्यू को सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने सिलेक्ट कर लिया 119। 210 में से भी एक वैल्यू को सिलेक्ट कर लेते हैं, मैंने सिलेक्ट कर लिया 140 एंड ये मैं रैंडमली सिलेक्ट कर रहा हूं। x इक्वल टू 240 में से भी हम एक वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं, लेट्स से 174 एंड ऐसे करके मैं बाकी सारी x वैल्यूज के कॉरेस्पॉन्डिंग भी y की एक वैल्यू सिलेक्ट कर सकता हूं। अब इस सैंपल डेटा को मैंने कंप्लीट कर दिया है और हर एक x वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास y की एक सिंगल वैल्यू ही है। अब यहाँ पे कुछ चीजों को नोट करते हैं। पहली चीज तो ये कि डिफरेंस समझो तुम पॉपुलेशन डेटा के बीच में और सैंपल डेटा के बीच में। पहली बात तो ये कि पॉपुलेशन डेटा तुम्हें कभी भी रियल लाइफ में नहीं दिखेगा, बट स्टिल मैंने यहाँ पे तुम्हें पॉपुलेशन डेटा की विजुअलाइजेशन इसलिए दी है क्योंकि इस विजुअलाइजेशन से काफी चीजें समझना आसान हो जाता है। तो आगे जाके जब भी मैं तुम्हें बोलूं कि पॉपुलेशन डेटा को विजुअलाइज करो तो तुम्हें ये वाला टेबल विजुअलाइज करना होगा। बेसिकली तुम्हें ये चीज विजुअलाइज करनी है कि पॉपुलेशन डेटा काफी रिच डेटा होता है, तो x की पर्टिकुलर वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग y की मल्टीपल वैल्यूज हो सकती है। तो हम इस टेबल को सिर्फ विजुअलाइजेशन पर्पस के लिए यूज करेंगे जब भी हम आगे किसी रिलेटेड कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। और ये जो हमने यहाँ पे डेटा कलेक्ट किया है ये है तुम्हारा सैंपल डेटा। रियल लाइफ में तुम वर्क करोगे सैंपल डेटा के साथ। अब इस सैंपल डेटा में x की वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग y की सिर्फ एक ही वैल्यू है। ये उतना रिच डेटा सेट नहीं है, तुम्हें यहाँ पे y की मल्टीपल वैल्यूज नहीं मिलती हैं x की सिंगल वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग। ओके,
सो पहली चीज तुम्हें ये नोट करनी है कि पॉपुलेशन डेटा का विजुअलाइजेशन कैसा है, टेबल कैसा दिखता है, और सैंपल डेटा का विजुअलाइजेशन कैसा है, डेटा कैसा दिखता है। आगे जाके जब भी मैं बोलूंगा कि सैंपल डेटा विजुअलाइज करो, तुम्हें ऐसे दो कॉलम्स को विजुअलाइज करना होगा। एंड देखो, जरूरी नहीं है कि सैंपल डेटा में हमेशा दो ही कॉलम्स होंगे। अभी हम दो वेरिएबल्स के साथ वर्क कर रहे हैं, एक है एक्स वेरिएबल और एक है वाई वेरिएबल। सो बेसिकली अभी वाले केसेस में हमने एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया हुआ है, इसलिए हमारे सिर्फ दो ही कॉलम्स हैं। आगे जाके जब हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन पढ़ेंगे तो हम सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ वर्क नहीं करेंगे, वहां पे हम काफी सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो जो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वहां पे सैंपल डेटा में वो बढ़ जाएंगे। बेसिकली हर एक वेरिएबल के लिए तुम्हें एक कॉलम लिखना होता है। ओके, सो अभी हम दो वेरिएबल्स के साथ वर्क कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे तुम्हें दो कॉलम्स दिख रहे हैं। अब सेकंड चीज तुम्हें यहाँ पे ये नोट करनी है कि अगर मैं तुम्हें बोलूं कि इस पॉपुलेशन डेटा में से तुम सैंपल डेटा कलेक्ट करो, तो तुम क्या करोगे, तुम एक कॉलम बना दोगे x का एंड तुम एक कॉलम बना दोगे y का। एंड x की वैल्यूज हमें यहाँ पे दी हुई हैं जो कि है 120, 150, 180, 210, और ये ऐसे करके जा रही हैं 390 तक। और y के लिए तुम एक एक वैल्यू को चूज करने लगोगे इन मल्टीपल y वैल्यूज में से। अब देखो, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि सैंपल डेटा कलेक्ट करो, तो ऐसा जरूरी तो नहीं है कि x इक्वल टू 120 के कॉरेस्पॉन्डिंग तुम y इक्वल टू 91 ही चूज करोगे। तुम y इक्वल टू 91 भी चूज कर सकते हो, तुम y इक्वल टू 83 भी चूज कर सकते हो। बेसिकली इन 7 वैल्यूज में से तुम कोई सी भी वैल्यू चूज कर सकते हो ना अपने सैंपल में। सो सैंपल जब तुम कलेक्ट करोगे तो जरूरी नहीं है कि ये ही सैंपल आएगा, डिफरेंट सैंपल भी आ सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये वाली वैल्यू जो तुमने चूज करी वो है 83, और 150 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो तुमने वैल्यू चूज करी वो है 121, 180 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो तुमने वैल्यू चूज करी वो है 142, 210 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो तुमने वैल्यू चूज करी वो है 120, राइट। एंड ऐसे करके तुम बाकी की वैल्यूज को भी चूज कर सकते हो। एंड 390 के कॉरेस्पॉन्डिंग तुम चूज कर सकते हो लेट्स से 267। सो जब भी तुम एक रैंडम सैंपल कलेक्ट करोगे तो वो जो रैंडम सैंपल डेटा तुम्हारे पास आएगा वो डेटा कैसा भी हो सकता है। सो जो पॉसिबल नंबर ऑफ रैंडम सैंपल्स हैं वो काफी हाई होते हैं। एंड इस लाइन को ध्यान से समझना, और पॉसिबल वर्ड को तो बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझना, कि मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि पॉसिबल नंबर ऑफ रैंडम सैंपल्स काफी हाई होते हैं। अब देखो, इस पॉपुलेशन डेटा में से अगर मेरे को सैंपल डेटा लेना है तो वो बहुत सारे वेज में ले सकता हूं। सो अगर मैं इसको बोलूं S1 से मेरा मतलब है सैंपल नंबर 1, इसको मैं बोलूं सैंपल नंबर 2, मैं एक और सैंपल कलेक्ट कर सकता हूं जिसको मैं बोलूंगा सैंपल नंबर 3। उसमें x की वैल्यूज को हम सेम रख रहे हैं 120 से लेके 390 तक, बट y की वैल्यूज तो डिफरेंट हो सकती है ना, तो वो एक डिफरेंट रैंडम सैंपल हो जाएगा, राइट। सिमिलरली एक और सैंपल हो सकता है सैंपल नंबर 4, एक और सैंपल हो सकता है सैंपल नंबर 5, ऐसे करके बहुत सारे सैंपल्स हो सकते हैं। अब मैंने काउंट नहीं किया कि हम कितने पॉसिबल नंबर ऑफ रैंडम सैंपल्स बना सकते हैं, बट यहाँ पे काफी पॉसिबिलिटीज हैं। तो अभी के लिए मान लेते हैं कि 500 पॉसिबिलिटीज हैं। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि इस पॉपुलेशन डेटा में से एक रैंडम सैंपल सिलेक्ट करो, तो मान लो कि 500 पॉसिबल वेज हैं सैंपल को सिलेक्ट करने के। ओके, अब देखो रियल लाइफ में क्या होता है, जस्ट बिकॉज पॉसिबल रैंडम सैंपल्स जो है वो 500 हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सारे के सारे सैंपल्स को कलेक्ट करोगे। रियल लाइफ में तो हम एक ही सैंपल के साथ वर्क करते हैं। तो रियल लाइफ में या तो तुम सैंपल नंबर 1 के साथ वर्क कर लो, या फिर तुम सैंपल नंबर 2 के साथ वर्क कर लो, या फिर तुम किसी भी और सैंपल के साथ वर्क कर लो, बट तुम्हें चूज तो एक ही सैंपल करना है। ओके, सो जो पॉसिबल नंबर ऑफ रैंडम सैंपल्स है वो काफी हाई हैं, लेकिन जब हम रियल लाइफ में चूज करेंगे तो हम उन सारी पॉसिबिलिटीज में से किसी एक रैंडम सैंपल को सिलेक्ट करेंगे। अब देखो, एक क्वेश्चन जो तुम्हारे माइंड में आ सकता है वो ये है कि अगर रियल लाइफ में मुझे एक ही रैंडम सैंपल को सिलेक्ट करके उसके साथ वर्क करना है, तो फिर मैं ये पॉसिबल रैंडम सैंपल्स के बारे में बात ही क्यों कर रहा हूं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखो, इस टाइम पे तो मैं तुम्हें इसकी इंपॉर्टेंट नहीं समझा पाऊंगा, बट ये जो फ्रेमवर्क मैंने यहाँ पे बनाया है, ये जहां पे मैंने पॉसिबल रैंडम सैंपल्स तुम्हें दिखाए हैं कि काफी सारे पॉसिबल रैंडम सैंपल्स हो सकते हैं, इस फ्रेमवर्क को तुम बोल सकते हो रिपीटेड सैम्पलिंग फ्रेमवर्क। ओके, इस वर्ड को ध्यान में रखना, जो वर्ड मैं यूज कर रहा हूं वो है रिपीटेड सैम्पलिंग फ्रेमवर्क। अब देखो, दो टाइप के फ्रेमवर्क होंगे जिनके बारे में हम बात करेंगे। एक तो होगा रिपीटेड सैम्पलिंग फ्रेमवर्क और एक होगा गिवन सैंपल फ्रेमवर्क। रिपीटेड सैम्पलिंग फ्रेमवर्क को हम यूज करते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। रियल लाइफ में हम रिपीटेड सैम्पलिंग नहीं करते हैं, बट फ्रेमवर्क काफी इंपॉर्टेंट है कुछ चीजों को समझने के लिए, इसलिए यहां पे मैंने तुम्हें उस फ्रेमवर्क से थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा दिया, और आगे जाके इस फ्रेमवर्क के बारे में मैं और ज्यादा बात करूंगा।
दूसरा फ्रेमवर्क जो होता है वो होता है गिवन सैंपल फ्रेमवर्क। गिवन सैंपल फ्रेमवर्क में हम इन 500 सैंपल्स में से एक सैंपल को सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर उस सैंपल को गिवन लेके उसके साथ वर्क करते हैं। ओके, सो एक हो गया रिपीटेड सैम्पलिंग फ्रेमवर्क, एक हो गया गिवन सैंपल फ्रेमवर्क। इस वीडियो में मैं बस तुम्हें एक आइडिया देना चाहता था कि रिपीटेड सैम्पलिंग फ्रेमवर्क दिखता कैसे है। हम इस वीडियो में रिपीटेड सैम्पलिंग फ्रेमवर्क के बारे में ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अब हम रिपीटेड सैम्पलिंग फ्रेमवर्क से स्विच करते हैं गिवन सैंपल फ्रेमवर्क में। देखो, गिवन सैंपल फ्रेमवर्क में तुम इन सारे पॉसिबल रैंडम सैंपल्स में से किसी एक रैंडम सैंपल को सिलेक्ट करते हो और फिर तुम उस रैंडम सैंपल के साथ वर्क करते हो। तो अभी के लिए मान लेते हैं कि मैंने सिलेक्ट कर लिया सैंपल नंबर 1 को। तो जिस गिवन सैंपल के साथ मेरे को वर्क करना है, मान लो कि वो गिवन सैंपल है सैंपल नंबर 1। तो ये मेरी x वैल्यूज हैं एंड ये मेरी y वैल्यूज हैं। सो सबसे पहली चीज तो ये समझते हैं कि सैंपल साइज क्या होता है और इस पर्टिकुलर सैंपल में सैंपल साइज की वैल्यू क्या है। देखो, सैंपल साइज का मतलब होता है कि हमारे सैंपल में हमारे पास कितनी ऑब्जर्वेशंस के ऊपर डेटा है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो रो है वो एक पर्टिकुलर हाउस होल्ड को बिलोंग करती होगी। सो हमारे सैंपल में एक ऐसा हाउस होल्ड है जिसकी वीकली इनकम है $120 और वीकली एक्सपेंडिचर ऑन फूड है $91। सो ये हो गया हमारा ऑब्जर्वेशन नंबर 1। सो यहां पे मैं लिख देता हूं नंबर 1। सिमिलरली ये है ऑब्जर्वेशन नंबर 2। ओके, सो यहां पे मैं लिख देता हूं 2। ये हो गया ऑब्जर्वेशन नंबर 3, ये है ऑब्जर्वेशन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सो इन टोटल हमारे पास यहाँ पे 10 हाउस होल्ड्स के ऊपर डेटा है। दैट मीन्स हमारे पास 10 ऑब्जर्वेशंस है यहाँ पे। तो हमारा जो सैंपल साइज है यहाँ पे वो है 10। ओके, सो x की हमारे पास इन टोटल 10 वैल्यूज हैं एंड हर एक x की वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास y की एक वैल्यू है। तो इसलिए हमारे पास y की भी इन टोटल 10 वैल्यूज हैं। ओके, सो हमारा जो सैंपल साइज है वो है 10 एंड सैंपल साइज के लिए जो हम नोटेशन यूज करते हैं वो है स्मॉल n। तो हम ये लिख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर सैंपल में जो स्मॉल n की वैल्यू है वो है 10। अब ये समझते हैं कि इस सैंपल डेटा से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है और उस इंफॉर्मेशन से हम x और y के बीच के रिलेशनशिप को क्वांटिफाई कैसे करेंगे। सो हम वर्क कर रहे हैं इस सैंपल के साथ और अब कोशिश करते हैं यहां से कुछ इंफॉर्मेशन निकालने की। अब देखो, यहाँ पे x की वैल्यूज को हमने लिखा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सो 120 से 150, 150 से 180, 180 से 210 एंड सो ऑन। बट जो y की वैल्यूज हैं वो रैंडम हैं। सो अगर हम फर्स्ट 2 ऑब्जर्वेशंस को कंपेयर करें तो x जब इंक्रीज हुआ 120 से 150 तो y इंक्रीज हुआ 91 से 134। तो अगर मैं फर्स्ट 2 ऑब्जर्वेशंस पे ध्यान दूं तो ऐसा लग रहा है कि इनके बीच में है पॉजिटिव रिलेशनशिप। बट उसके बाद अगर मैं सेकंड और थर्ड ऑब्जर्वेशन को कंपेयर करूं तो x इंक्रीज हुआ 150 से 180 बट y की वैल्यू डिक्रीज हो गई 134 से 119 पे। तो यहाँ पे मेरे को लग रहा था कि जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव है x और y के बीच में, बट अब मुझे लग रहा है कि x के इंक्रीज होने से y की वैल्यू डिक्रीज हो गई, तो शायद जो रिलेशनशिप है वो है नेगेटिव। उसके बाद जब x की वैल्यू इंक्रीज हुई 180 से 210 तो y की वैल्यू फिर से इंक्रीज हो गई। तो अगर मैं थर्ड और फोर्थ ऑब्जर्वेशन को कंपेयर करूं तो लग रहा है कि रिलेशनशिप है पॉजिटिव। सिमिलरली अगर फोर्थ और फिफ्थ ऑब्जर्वेशन को कंपेयर करूं तो जब x इंक्रीज हुआ यहां से यहां तो y की वैल्यू भी इंक्रीज हुई, यहां पे भी लग रहा है कि पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा। इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करूं तो भी लग रहा है कि पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा। फिर 270 से जब 300 इंक्रीज हुई x की वैल्यू तो y की वैल्यू डिक्रीज हो गई, यहां पे अब लग रहा है कि नेगेटिव रिलेशनशिप होगा। तो अगर मैं x और y के बीच में यहां से पैटर्न निकालने की कोशिश करूं तो वो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। कभी जब x इंक्रीज होता है तो y भी इंक्रीज हो जाता है, बट कभी ऐसा भी हो रहा है कि x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और y की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। सो इकोनॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग और हमारी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग जो रिलेशनशिप होना चाहिए वीकली इनकम एंड वीकली एक्सपेंडिचर ऑन फूड में वो होना चाहिए पॉजिटिव। सो हमारी एक्सपेक्टेशन है पॉजिटिव रिलेशनशिप की, बट इस सैंपल डेटा से ना इतना कुछ समझ नहीं आ रहा कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है या फिर नेगेटिव रिलेशनशिप है। तो हम एक काम करते हैं, बिकॉज टेबल से कुछ इतनी क्लैरिटी नहीं मिल रही, हम इस टेबल को ना एक स्कैटर प्लॉट में कन्वर्ट कर देते हैं। एंड देखो, यही ब्यूटी होती है सिंपल लीनियर रिग्रेशन की। सिंपल लीनियर रिग्रेशन में क्योंकि हम 2 वेरिएबल्स के साथ वर्क करते हैं तो हम जब चाहें तब अपने डेटा को विजुअली रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक स्कैटर प्लॉट बना के, और फिर हम वहां से देख सकते हैं कि हमें वहां से कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है या नहीं। कभी कभार टेबल देख के इंफॉर्मेशन नहीं समझ आती, बट जब हम उस टेबल को ग्राफ में कन्वर्ट करते हैं तो इंफॉर्मेशन काफी क्लियरली दिख जाती है। तो यहाँ पे हम इस चीज को अटेम्प्ट करके देखते हैं। सो यहाँ पे एक रफ फिगर बना देते हैं स्कैटर प्लॉट की। सो ये है y एक्सिस
एंड ये है एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे है वीकली एक्सपेंडिचर ऑन फूड जो कि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, एंड एक्स एक्सिस पे है वीकली इनकम जो कि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब मैं यहाँ पे एक रफ फिगर बना रहा हूँ। सो जो एक्स की वैल्यूज हैं वो 120 से 390 तक रेंज कर रही हैं 30 के गैप पे। तो एक्स एक्सिस पे मैं इन सारी वैल्यूज को प्लॉट कर देता हूँ, 120, 150, 180, 210, 360 एंड 390। और अब प्लॉट करते हैं इन y वैल्यूज को। सो जो y की वैल्यूज है वो रेंज कर रही हैं 91 से लेके 228 तक। तो मैं यहाँ पे 20 के गैप्स पे वैल्यूज लिख देता हूँ। सो y वैल्यूज हैं 20, 40, 60, 80, 240। तो यहाँ पे मैंने x वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर दिया एंड यहाँ पे मैंने y वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखो जब x की वैल्यू है 120 तो y की वैल्यू है 91। सो 91 लाई करेगा यहाँ पे कहीं पे। जब x की वैल्यू है 150 तो y की वैल्यू है 134। सो 134 होगा यहाँ पे कहीं पे। 180 पे y की वैल्यू है, यहाँ पे है 119। सो 119 विल बी समवेयर ओवर हियर। एंड सिमिलरली मैं बाकी की वैल्यूज को भी प्लॉट कर सकता हूँ यहाँ पे। सो प्लॉटिंग करने के बाद जो मेरा एक रफ स्कैटर प्लॉट है वो कुछ ऐसा दिखता है। एंड जब मैं यहाँ पे y एक्सिस की लेबलिंग कर रहा था तब मैंने शायद 284 को इग्नोर कर दिया था। तो 284 जो है वो यहाँ पे ये वाली डॉट है। ओके, ये थोड़ा सा ग्राफ से बाहर जा रहा है। सो अब देखो जब मैंने टेबल से डेटा एनालाइज करने की कोशिश करी तो मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि x और y के बीच का रिलेशनशिप क्या है। कभी पॉजिटिव लग रहा था, कभी नेगेटिव लग रहा था। एंड स्कैटर प्लॉट में भी अगर तुम देखो तो डॉट्स ऊपर नीचे हो रही हैं। तो जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही हैं कभी y की डॉट ऊपर चली जाती है, कभी y की डॉट नीचे आ जाती है। बट स्कैटर प्लॉट से एक चीज तो पक्का क्लियर हो गई कि अगर मैं रिलेशनशिप को ऑन एन एवरेज बेसिस पे देखने की कोशिश करूं तो ऐसा समझ आ रहा है कि जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव है, बिकॉज ये जो स्कैटर प्लॉट है ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो सिंगल डॉट्स को देख के एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे तो चीजें समझ नहीं आएंगी, बट ग्राफिकली प्लॉट करने से अब काफी क्लैरिटी मिल रही है y और x के बीच के रिलेशनशिप की। तो ये तो था हमारा फर्स्ट स्टेप। हमने सैंपल डेटा को कन्वर्ट किया स्कैटर प्लॉट में। विजुअलाइजेशन से हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिल गई कि रिलेशनशिप कहीं ना कहीं पे पॉजिटिव है। अब हमें यह समझना है कि इस रिलेशनशिप को मैं क्वांटिफाई कैसे करूं। देखो जब हम पॉपुलेशन साइड की स्टोरी समझ रहे थे तो मैंने तुम्हें बताया था कि क्वांटिफिकेशन के लिए मेरे को यहां पे एक लाइन फिट करनी होगी। एंड पॉपुलेशन साइड की स्टोरी में उस लाइन को हमने नाम दिया था पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन। अब ऐसा समझो कि पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन को अचीव करना ना बहुत ज्यादा आसान था, बिकॉज जब हमने पॉपुलेशन फिगर को बनाया था तो पॉपुलेशन डेटा में एक एक्स वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीपल वाई वैल्यूज थी। तो हर एक एक्स वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ ऐसी फिगर थी कि हमें मल्टीपल वाई की डॉट्स मिल जाती थी। एंड हम इन मल्टीपल वाई की डॉट्स से निकाल लेते थे कंडीशनल मीन। और जब हमें मिल जाता था कंडीशनल मीन, सो अगर ऐसे कुछ हमें कंडीशनल मीन मिला उसके बाद हम कंडीशनल मीन को ज्वाइन कर देते थे जहां से हमें मिलती थी पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन। सो पॉपुलेशन डेटा में तो क्वांटिफिकेशन बहुत ही आसान थी। कंडीशनल मीन्स को निकालो, उनको ज्वाइन कर दो एंड तुम्हें तुम्हारा ऑन एन एवरेज रिलेशनशिप मिल गया। बट पॉपुलेशन डेटा तो रियल लाइफ में होता ही नहीं है। रियल लाइफ में तो हम वर्क करते हैं सैंपल डेटा के साथ। अब यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास एक्स वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीपल वाई वैल्यूज तो है ही नहीं जिनका हम कंडीशनल मीन्स निकाल के उनको ज्वाइन कर पाए। यहाँ पे तो हमारे पास एक्स वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग वाई की सिर्फ एक ही वैल्यू है। तो अब हमें यह समझना है कि यहां पे हम लाइन को फिट करेंगे कैसे। ओके, अब देखो सैंपल डेटा के साथ अगर तुम्हें क्वांटिफिकेशन करनी है और एक लाइन फिट करनी है तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड है, हम उस मेथड को यूज करते हैं। बट इस वीडियो में मैं तुम्हें वो मेथड समझाऊंगा नहीं, बट मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेके तुम्हें थोड़ी सी इंट्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा कि वो मेथड किस बेसिस पे डिजाइन किया गया है। तो मान लो यहाँ पे मैं तुम्हें दो लाइन के ऑप्शन देता हूं। एक लाइन है ये जो कि रिलेशनशिप को क्वांटिफाई कर रही है एक्स और वाई के बीच में, सो ये रेड लाइन। एंड लेट्स से दूसरी लाइन है ये। ओके, जरूरी नहीं है दोनों लाइंस को पैरेलल होना है। इट्स जस्ट कि मैंने दो लाइंस को ड्रॉ कर दिया रैंडमली। सो एक लाइन है हमारी ग्रीन लाइन
दूसरी लाइन है हमारी रेड लाइन। अभी के लिए ये भूल जाओ कि ये लाइन कैसे ड्रॉ की गई हैं, किस बेसिस पे ड्रॉ की गई हैं। बस मान लो कि कहीं से तुम्हें किसी ने ये ऑप्शन दे दिया कि तुम्हें ये दो लाइंस मिल गई हैं, अब तुम्हें इन दोनों लाइन में से किसी एक लाइन को चूज करना है जिसको हम बोलेंगे सैंपल रिग्रेशन लाइन। सो बेसिकली हम पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन का काउंटर पार्ट ढूंढ रहे हैं सो दैट हमारी क्वांटिफिकेशन कंप्लीट हो जाए, और उस काउंटर पार्ट का हमने नाम रखा है सैंपल रिग्रेशन लाइन। बहुत बार इस सैंपल रिग्रेशन लाइन को हम लाइन ऑफ बेस्ट फिट भी बोल देते हैं। सो अब तुमसे मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं तुम्हें इन दोनों लाइंस का ऑप्शन दूं कि तुम्हें ग्रीन लाइन और रेड लाइन में से किसी एक लाइन को चूज करना है जो कि बनेगी तुम्हारी लाइन ऑफ बेस्ट फिट या फिर सैंपल रिग्रेशन लाइन, तो फिर तुम कौन सी लाइन को चूज करोगे एंड क्यों? अब देखो, मेरे ओपिनियन में तुम्हें चूज करना चाहिए ग्रीन लाइन को। अब अगर तुम में से किसी को लगता है कि नहीं रेड लाइन बेटर चॉइस होती, तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि ऐसा तुम्हें क्यों लगता है और तुम्हारा लॉजिक क्या है। बट मेरे ओपिनियन में जो ग्रीन लाइन है वो बेटर चॉइस है एज कंपेयर टू रेड लाइन। एंड ग्रीन लाइन बेटर चॉइस इसलिए है क्योंकि जो ग्रीन लाइन है वो डॉट्स के बीच में से पास कर रही है। अगर मैं ग्रीन लाइन और येलो डॉट्स का डिफरेंस देखूं तो वो डिफरेंस काफी कम भी है। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं रेड लाइन को देखूं तो वो मेरी सारी की सारी येलो डॉट्स से ना नीचे लाई कर रही है, और रेड लाइन और येलो डॉट्स के बीच में ना डिफरेंस मेरे को थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है एज कंपेयर टू जो हमारा डिफरेंस है ग्रीन लाइन और येलो डॉट्स के बीच में। और इसी लॉजिक से मेरे को लगता है कि ग्रीन लाइन एक बेटर चॉइस होनी चाहिए। सो ग्राफिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि x इक्वल टू 120 पे हमें ये येलो डॉट मिली थी। अब ये जो येलो डॉट है ये तुम्हारा एक्चुअल डेटा पॉइंट है। ओके, एक्चुअल वर्ड पे थोड़ा सा ध्यान देना। ये जो येलो डॉट मैंने प्लॉट करी है इधर, ये मेरे एक्चुअल डेटा का पार्ट है, ये डेटा मैंने कलेक्ट किया था। ओके, सो इस येलो डॉट को हम बोलेंगे एक्चुअल डेटा। तो ये मेरी एक्चुअल y वैल्यू है जो मेरे को मेरे डेटा से मिली जब x की वैल्यू थी 120। अब अगर हम ग्रीन लाइन पे भरोसा करें कि वो हमारी क्वांटिफिकेशन पे मदद करेगी, तो ग्रीन लाइन के अकॉर्डिंग हमें मिल रहा है ये वाला पॉइंट। ओके, और रेड लाइन के अकॉर्डिंग हमें मिल रहा है ये वाला पॉइंट। सो ग्रीन लाइन से जो तुम्हें पॉइंट मिल रहा है वो तुम्हारे एक्चुअल पॉइंट के काफी क्लोज है। सो ये जो डिफरेंस है वो कम है एज कंपेयर टू जो डिफरेंस तुम्हें यहां पे दिख रहा है। ओके, सिमिलरली x इक्वल टू 150 पे ये वाली जो तुम्हारी डॉट है ये तुम्हारा एक्चुअल डेटा पॉइंट है। एक्चुअल डेटा पॉइंट इसलिए है बिकॉज ये वैल्यू तुमने एक्चुअली में कलेक्ट करी थी, ये वैल्यू है 134। अब वंस अगेन अगर तुम ग्रीन लाइन को ट्रस्ट करोगे कि वो तुम्हारी क्वांटिफिकेशन में मदद करे, सो ग्रीन लाइन के अकॉर्डिंग तुम्हें ये वैल्यू मिल रही है। एंड इस वैल्यू में और तुम्हारी एक्चुअल वैल्यू में ना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर तुम रेड लाइन पे भरोसा करने की कोशिश करो तो रेड लाइन के अकॉर्डिंगली तुम्हें ये वैल्यू मिल रही है, और रेड लाइन और येलो डॉट में तो काफी डिफरेंस है। सो रेड लाइन के जो पॉइंट्स हैं वो हमारे एक्चुअल पॉइंट से ना बहुत ज्यादा डिविएट कर रहे हैं, लेकिन जो ग्रीन लाइन पे पॉइंट्स हैं वो हमारे एक्चुअल पॉइंट से उतना ज्यादा डिविएट नहीं कर रहे हैं। सो ग्रीन लाइन पे ट्रस्ट करना सेंसिबल है क्वांटिफिकेशन के लिए, और रेड लाइन पे ट्रस्ट करना सेंसिबल नहीं है। ओके, सो तुम और भी पॉइंट्स को लेके इस चीज को समझ सकते हो। मान लो x इक्वल टू 300 की अगर हम बात करें, सो ग्रीन लाइन के अकॉर्डिंगली जो पॉइंट है वो ये है। सो ग्रीन लाइन तुम्हें ये वाला पॉइंट दे रही है, तुम्हारा एक्चुअल पॉइंट ये वाला येलो पॉइंट है। सो ये येलो पॉइंट है तुम्हारा एक्चुअल पॉइंट, और ग्रीन लाइन के पॉइंट में और तुम्हारे एक्चुअल पॉइंट में इतना सा रिलेशनशिप है। लेकिन अगर मैं रेड लाइन के पॉइंट की बात करूं, सो x इक्वल टू 300 पे रेड लाइन पे पॉइंट यहां पे लाई करता है, और ये जो डिफरेंस है एक्चुअल में और इस पॉइंट में ये काफी ज्यादा है। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर कि हमारी जो चॉइस रहने वाली है वो रहने वाली है ग्रीन लाइन। अब देखो, ग्रीन लाइन को ना मैंने यहाँ पे रैंडमली ड्रॉ कर दिया। अभी मैंने तुम्हें कोई प्रॉपर एस्टिमेशन टेक्निक समझाई नहीं है कि तुम ग्रीन लाइन को ड्रॉ कैसे करोगे, एंड एस्टिमेशन टेक्निक को हम अभी इस वीडियो में कवर भी नहीं करेंगे। बट इस छोटे से एग्जाम्पल से ना तुम्हें एक इंट्यूशन तो पक्का मिल गई होगी कि जो भी तुम्हारी सैंपल रिग्रेशन लाइन है या फिर जो भी तुम्हारी लाइन ऑफ बेस्ट फिट है वो ऐसे प्लॉट होनी चाहिए कि एक्चुअल पॉइंट्स में और उस लाइन पे जो पॉइंट्स लाइन कर रहे हैं उनमें जो डिफरेंस होना चाहिए वो कम से कम होना चाहिए। राइट, सो ये जो डिफरेंसेस हैं हमारे ग्रीन लाइन वाले पॉइंट्स में और जो येलो पॉइंट्स में जो कि हमारे एक्चुअल पॉइंट्स हैं, ये डिफरेंसेस कम से कम होने चाहिए। तो ऐसी लाइन को चूज करो जो इन डिफरेंसेस को मिनिमाइज कर दे। सो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो काफी कम है, यहाँ पे भी डिफरेंस काफी कम है, एंड सिमिलरली यहाँ पे तो कोई डिफरेंस ही नहीं है। बाय चांस एक्चुअल और ग्रीन लाइन का पॉइंट सेम जगह पे लाई कर रहे हैं। तो ये थोड़ी सी हमने यहाँ पे इंट्यूशन डेवलप कर ली है, जिसको जाके हम आगे वाली वीडियोस में और अच्छे से पढ़ेंगे कि लाइन ऑफ बेस्ट फिट और सैंपल रिग्रेशन लाइन ऐसे चूज करो कि तुम्हारे एक्चुअल पॉइंट्स में और उस लाइन में जो डिफरेंसेस हैं वो कम से कम रहें।
ओके, सो यहां से हमें थोड़ी बहुत नॉलेज भी मिल गई सैंपल रिग्रेशन लाइन की, इंट्यूशन भी डेवलप हो गई। मेथड को हम किसी और वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट चीज जो हमें इस वीडियो में केटर करनी है वो ये है कि सैंपल साइड की इक्वेशंस को कैसे लिखा जाता है और हमारी क्या नोटेशंस होती हैं। सो अब उस चीज को समझते हैं। अब देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में मैंने बनाई है पॉपुलेशन फिगर। इस पॉपुलेशन फिगर में जो ब्लू लाइन है ये है पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन एंड ये थी हमारी पॉपुलेशन इक्वेशंस। एंड राइट हैंड साइड में जो फिगर है वो एक रफ फिगर है सैंपल डेटा की। इस सैंपल फिगर में हर एक एक्स वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग वाई की सिर्फ एक ही वैल्यू है। अब हमें ये समझना है कि सैंपल साइड की इक्वेशंस को हम कैसे लिख सकते हैं। सो जब हम पॉपुलेशन साइड की इक्वेशंस को लर्न कर रहे थे हमने सबसे पहले लर्न किया था इस इक्वेशन को, और ये थी इक्वेशन पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन की। अगर तुम चाहो तो तुम इस इक्वेशन को पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन भी बोल सकते हो, वो भी एक टर्मिनोलॉजी है जो हम यूज करते हैं। ओके, सो ईदर वे ये इक्वेशन है जो हमने पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन के बारे में लिखी। सिमिलरली अब हम यहाँ पे इस इक्वेशन का काउंटर पार्ट लिखेंगे। सो सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि इस सैंपल रिग्रेशन लाइन जो कि हमारी ग्रीन लाइन है इसकी इक्वेशन क्या है। अब देखो पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन जो थी उसका इंटरसेप्ट था β1। सो अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर दूं ऐसे, तो ये जो इंटरसेप्ट है इसकी नोटेशन थी β1। सैंपल के केस में अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर दूं तो मेरा इंटरसेप्ट यहां पे कहीं पे लाई करेगा। सो सैंपल के केस में हम इंटरसेप्ट नोटेशन लेंगे b1। सो जब हम पॉपुलेशन डेटा में इंटरसेप्ट की बात कर रहे हैं दैट मीन्स जब हम पॉपुलेशन इंटरसेप्ट की बात कर रहे हैं तो हमारी नोटेशन रहेगी β1, और जब हम सैंपल डेटा में इंटरसेप्ट की बात कर रहे हैं तो हमारी नोटेशन रहेगी b1। देखो जरूरी नहीं है कि हर टेक्स्ट बुक सेम नोटेशंस के साथ वर्क करे। कुछ टेक्स्ट बुक्स में तुम्हें β1 हैट की भी नोटेशन मिल जाएगी। सो तुम जिस मर्जी नोटेशन के साथ वर्क कर सकते हो जो भी तुम्हारी टेक्स्ट बुक में है। मैं वर्क करने वाला हूं b1 नोटेशन के साथ। ओके, सो पॉपुलेशन इंटरसेप्ट β1, सैंपल इंटरसेप्ट b1। अब देखो बिकॉज सैंपल रिग्रेशन लाइन भी एक लाइन ही है जैसे कि पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन थी, सो जो इक्वेशन का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम रहने वाला है। यहाँ पे तुम्हारे पास था β1, सैंपल में तुम्हारे पास आ जाएगा b1, और ये जो b1 है इसको हम फॉर्मल टर्म्स में बोलते हैं एस्टिमेटर ऑफ β1। आई होप तुम्हें ये टर्मिनोलॉजी पता है कि जो भी पॉपुलेशन पैरामीटर्स होते हैं हम उनके लिए कोई ना कोई एस्टिमेटर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। सो इस सिनेरियो में β1 एक पॉपुलेशन पैरामीटर है। रियल लाइफ में हमारे पास पॉपुलेशन डेटा नहीं होगा, रियल लाइफ में हमारे पास पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन नहीं होगी। दैट मीन्स रियल लाइफ में हमें β1 की वैल्यू कभी पता ही नहीं होगी। एंड यही हमारी जॉब है कि हमें सैंपल डेटा को कलेक्ट करके β1 की वैल्यू को एस्टिमेट करना है। तो जो b1 है वो हमारा एस्टिमेटर है β1 का। अगर तुम इन टर्मिनोलॉजीज के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं एस्टिमेटर, एस्टिमेट और ये सारी टर्म्स का तुम्हें मतलब समझा दूंगा। ओके, सो अभी के लिए ये जो b1 है ये तुम्हारा एस्टिमेटर है β1 का। सिमिलरली ये जो β2 था ये तुम्हारा स्लोप था पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन का। सो अब जो हमारा स्लोप होगा सैंपल रिग्रेशन लाइन का उसकी नोटेशन हम इंट्रोड्यूस करेंगे b2। ओके, वंस अगेन कुछ टेक्स्ट बुक्स में b2 की जगह β2 हैट लिखा जाता है। सो कुछ टेक्स्ट बुक्स में तुम्हें ये नोटेशन भी मिल जाएगी, बट मैं वर्क कर रहा हूं b2 नोटेशन के साथ। तुम चाहो तो तुम वर्क कर सकते हो β2 हैट नोटेशन के साथ। ओके, एंड यहाँ पे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को लिखते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा xi, एंड ये जो b2 है ये है एस्टिमेटर ऑफ β2। सो एस्टिमेटर ऑफ β2। सो ये तो हो गई राइट हैंड साइड हमारी सैंपल रिग्रेशन लाइन की। अब ये देखते हैं कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड की क्या नोटेशन है। बेसिकली सैंपल रिग्रेशन लाइन में जो लेफ्ट हैंड साइड की नोटेशन होती है वो है yi हैट। इस नोटेशन को तुम yi हैट भी बोल सकते हो या फिर तुम इस नोटेशन को yi कैप भी बोल सकते हो। जनरली स्पीकिंग मैं हमेशा बोलूंगा yi हैट, और ये yi हैट वही रोल प्ले कर रहा है सैंपल साइड में जो रोल ये टर्म प्ले कर रही थी पॉपुलेशन साइड में। सो ये जो yi हैट है ये एक्चुअली में एस्टिमेटर है इसका। एंड y हैट के लिए हमारे पास एक और वर्ड है, हम इसको बोलते हैं फिटेड वैल्यूज ऑफ y। सो y हैट को बोला जाता है फिटेड वैल्यूज ऑफ y। ओके, सो बेसिकली ये जो तुम्हें यहाँ पे सैंपल रिग्रेशन लाइन दिख रही है इस सैंपल रिग्रेशन लाइन की इक्वेशन है y हैट इक्वल टू b1 प्लस b2 xi। अब वंस अगेन एक चीज का ध्यान रखना, जब भी हम लाइन की इक्वेशन लिखेंगे चाहे हम पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन के लिखें या फिर सैंपल रिग्रेशन लाइन के लिखें, एरर टर्म इंट्रोड्यूस नहीं होती है। एंड देखो बिकॉज अब मैंने एक टर्म इंट्रोड्यूस कर दी है फिटेड वैल्यूज ऑफ y, तो अब तुम्हें काफी केयरफुल होना पड़ेगा इस डिफरेंस को लेके कि एक्चुअल वैल्यूज ऑफ y क्या है एंड फिटेड वैल्यूज ऑफ y क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर x की वैल्यू है ये,
तो ये जो ब्लू डॉट तुम्हें मिली है ये है एक्चुअल वैल्यू ऑफ y, बिकॉज ये ब्लू डॉट तुम्हें तुम्हारे सैंपल डेटा से मिली है। और यहां पे ये जो ग्रीन लाइन से तुम्हें डॉट मिलेगी, सो ग्रीन लाइन इस x वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग तुम्हें ये वैल्यू दे रही है, ये कहलाएगी फिटेड वैल्यू ऑफ y। ओके, सो जो ग्रीन लाइन पे वैल्यूज लाई कर रही है x के कॉरस्पॉन्डिंग, वो है फिटेड वैल्यूज। जो तुमने डॉट प्लॉट की है वो तुम्हारे एक्चुअल सैंपल डेटा से आ रही हैं, वो है तुम्हारी एक्चुअल वैल्यूज। टर्मिनोलॉजीज की बात करें तो ये तुम्हारी पहली एक्चुअल डॉट है, तो तुम इसको बोलोगे y1। ये तुम्हारी दूसरी एक्चुअल डॉट है, तुम इसको बोलोगे y2। ये तुम्हारी थर्ड एक्चुअल डॉट है, तुम इसको बोलोगे y3। ये तुम्हारी फोर्थ एक्चुअल डॉट है, तुम इसको बोलोगे y4। एंड सिमिलरली ये जा रहा है y10 तक। सो हमारे पास 10 एक्चुअल y डॉट्स हैं। सिमिलरली हमारे पास 10 फिटेड वैल्यूज भी हैं। सो अगर x की वैल्यू है ये, तो यहाँ पे ये ब्लू डॉट तुम्हें दे रही है फर्स्ट एक्चुअल वैल्यू ऑफ y, एंड ग्रीन लाइन से हमें मिलेगी ये डॉट, ये है फर्स्ट फिटेड वैल्यू ऑफ y। सो ये है y1 हैट। सिमिलरली अगर मैं x की इस सेकेंड वैल्यू की बात करूं तो ये वाली ब्लू डॉट है तुम्हारी सेकेंड एक्चुअल वैल्यू ऑफ y, और ग्रीन लाइन से हमें मिलेगी ये वाली डॉट, ये है तुम्हारी सेकेंड फिटेड वैल्यू ऑफ y, y2 हैट। सिमिलरली अगर मैं 10th x वैल्यू की बात करूं तो तुम्हारी एक्चुअल वैल्यू ऑफ y यहाँ पे है, ये वाली जो ब्लू डॉट है ये वाली, और जो तुम्हारी फिटेड वैल्यू ऑफ y होगी वो होगी यहाँ पे। सो इस x वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग सैंपल रिग्रेशन लाइन से तुम्हें ये वाली डॉट मिल रही है, ये है y10 हैट। सो अगर तुम्हारे पास 10 एक्चुअल वैल्यूज ऑफ y हैं x की वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग, तो सैंपल रिग्रेशन लाइन फिट करने के बाद तुम्हारे पास 10 फिटेड वैल्यूज ऑफ y भी आ जाएंगी। सो सैंपल रिग्रेशन लाइन पे तुम्हारी लाई करेंगी सारी की सारी फिटेड वैल्यूज। ओके, सो ये है तुम्हारी पहली इक्वेशन। अब बात करते हैं दूसरी इक्वेशन की। सो पॉपुलेशन डेटा में दूसरी इक्वेशन थी ये। सो दूसरी इक्वेशन लिखी थी हमने एक पर्टिकुलर हाउस होल्ड के लेवल पे। हमने ये बोला था कि जो पर्टिकुलर हाउस होल्ड का वीकली फूड एक्सपेंडिचर है वो डिपेंड करेगा एवरेज पे प्लस सम एरर पे, और ये जो एरर था ये था पॉपुलेशन एरर, और इसकी नोटेशन थी UI। सो अगर मैं तुम्हें ग्राफिकली विजुअलाइज कराऊं तो इस डॉट में और यहाँ पे इस लाइन की डॉट में ये जो डिफरेंस था ये था एरर। सो तुम कोई सा भी हाउस होल्ड पिक कर लो, उस हाउस होल्ड का लाइन से कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, वो डिफरेंस कहलाया जा रहा था एरर। सो इस हाउस होल्ड का एरर होगा ये, इस हाउस होल्ड का एरर होगा ये। सो ऐसे करके हमारे पॉपुलेशन एरर्स डिफाइन थे। बेसिकली पॉपुलेशन एरर ये बता रहा था कि पर्टिकुलर हाउस होल्ड तुम्हारा लाइन की वैल्यू से कितना दूर है। एंड सेम कॉन्सेप्ट तुम्हें सैंपल पे भी अप्लाई करना है। तो ये जो डिफरेंस है तुम्हारा एक्चुअल वैल्यू ऑफ y में एंड फिटेड वैल्यू ऑफ y में, ये तुम्हारा कहलाया जाएगा सैंपल एरर। सो एक्चुअल वैल्यू ऑफ y जो है वो इक्वल है फिटेड वैल्यू ऑफ y के प्लस एक सैंपल एरर के। तो देखो मैंने क्या किया, यहां पे yi लिखा हुआ है, यहां पे भी yi लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है पॉपुलेशन इक्वेशन में एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y गिवन xi। सो इसका जो सैंपल काउंटर पार्ट है वो है y हैट। तो जब मैंने सैंपल इक्वेशन लिखा तो ये रिप्लेस हो गया y हैट से, प्लस पॉपुलेशन इक्वेशन में था हमारे पास ui जो कि डिफरेंस बता रहा था इन दोनों टर्म्स के बीच में। ui था हमारा पॉपुलेशन एरर टर्म, एंड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमने एरर टर्म को इंट्रोड्यूस क्यों किया था। सेम लॉजिक से जब हम सैंपल के साथ वर्क कर रहे हैं तो हमारे पास एक एरर टर्म है, इस एरर टर्म की नोटेशन है EI। सो EI हमारा सैंपल एरर है एंड UI हमारा पॉपुलेशन एरर है। सो अगर तुम इस चीज को ग्राफिकली देखो तो यहां पे तुम्हारा एक्चुअल वैल्यू ऑफ y एंड फिटेड वैल्यू ऑफ y में कुछ डिफरेंस है। जो एक्चुअल वैल्यू ऑफ y है वो है ये ब्लू डॉट, ये वाली। ओके, सो ये है एक्चुअल, और जो फिटेड वैल्यू ऑफ y है वो है ये वाली रेड डॉट। सो इस केस में एक्चुअल वैल्यू ऑफ y फिटेड वैल्यू ऑफ y से बड़ी है, एंड ये जो डिफरेंस है इनके बीच में ये है सैंपल एरर। सो यहां पे ये है सैंपल एरर तुम्हारे फर्स्ट हाउस होल्ड का, यहां पे ये है सैंपल एरर तुम्हारे सेकेंड हाउस होल्ड का, ये है सैंपल एरर थर्ड हाउस होल्ड का, सैंपल एरर फोर्थ हाउस होल्ड का, सैंपल एरर फिफ्थ हाउस होल्ड का, एंड सो ऑन। सो यहाँ पे हर एक हाउस होल्ड का कुछ ना कुछ सैंपल एरर है। ओके, अब देखो जैसा कि हमने पॉपुलेशन एरर के टाइम पे डिस्कस किया था, पॉपुलेशन एरर तुम्हारा पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉपुलेशन एरर तुम्हारा नेगेटिव भी हो सकता है। अगर तुम्हारी डॉट लाइन के ऊपर लाई कर रही है तो एरर की वैल्यू होगी पॉजिटिव, अगर तुम्हारी डॉट लाइन के नीचे लाई कर रही है तो एरर की वैल्यू होगी नेगेटिव। सेम लॉजिक यहां पे भी अप्लाई हो रहा है। बेसिकली देखो EI क्या है, EI है yi माइनस yi हैट। ओके, तुम्हें इस चीज का भी काफी ध्यान रखना है कि EI जो है वो है डिफरेंस बिटवीन
एक्चुअल वाई वैल्यू एंड फिटेड वाई वैल्यूज। अब स्टूडेंट्स को ये तो ध्यान रहता है कि वो इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस है। बहुत बार स्टूडेंट्स ये भूल जाते हैं कि एक्चुअल माइनस फिटेड करना है या फिटेड माइनस एक्चुअल करना है। तो इसका ध्यान रखना कि जो EI की कैलकुलेशन है वो एक्चुअल माइनस फिटेड है। तो अगर तुम्हारी ब्लू डॉट लाइन के ऊपर है, दैट मींस अगर तुम्हारी एक्चुअल वैल्यू फिटेड वैल्यू से ऊपर है तो तुम्हारे EI की वैल्यू आएगी पॉजिटिव। एंड अगर तुम्हारी ब्लू डॉट लाइन से नीचे है, दैट मींस अगर तुम्हारी एक्चुअल वैल्यू फिटेड वैल्यू के नीचे है तो तुम्हारा एरर आएगा नेगेटिव। ओके, सो ये होगी सेकंड इक्वेशन जो कि इस इक्वेशन का काउंटर पार्ट हो गया। एंड थर्ड इक्वेशन तो काफी सिंपल है। बेसिकली थर्ड इक्वेशन के लिए तुम्हें बस फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में पुट करना है एंड तुम्हें तुम्हारी थर्ड इक्वेशन मिल जाती है। तो सेम चीज हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। हम y हैट की वैल्यू अगर सेकंड इक्वेशन में पुट करें तो हमें थर्ड इक्वेशन मिल जाएगी जो कि होगी yi इक्वल टू b1 प्लस b2 xi प्लस ei। सो ये है तुम्हारी थर्ड इक्वेशन सैंपल साइड की स्टोरी की। सो हमने पॉपुलेशन साइड की स्टोरी में 3 इक्वेशंस को पढ़ा। हमने ये समझा पॉपुलेशन एरर टर्म क्या होगा, पॉपुलेशन इंटरसेप्ट की नोटेशन क्या है, पॉपुलेशन स्लोप की नोटेशन क्या है। फिर हमने सेम स्टोरी को सैंपल की साइड से पढ़ा। हमने सैंपल के नोटेशंस को समझा। सैंपल में हम b1 एंड b2 नोटेशन के साथ वर्क करते हैं। लाइन पे फिटेड वैल्यूज लाई करती हैं। फिटेड वैल्यूज की नोटेशन है y हैट। हमने ये सैंपल इक्वेशंस को समझा और हमने EI को इंट्रोड्यूस किया जो कि तुम्हारा एक काउंटर पार्ट है पॉपुलेशन एरर टर्म का। सो जैसे कि तुम्हारा पॉपुलेशन एरर टर्म एग्जिस्ट करता है, उन्हीं सेम रीजंस की वजह से तुम्हारा सैंपल एरर टर्म भी एग्जिस्ट करता है जिसकी नोटेशन हमने ली है EI। अब काफी टेक्स्ट बुक्स में सैंपल एरर टर्म की नोटेशन UI हैट भी होती है। सो अगर तुम चाहो तो तुम UI हैट की नोटेशन के साथ भी वर्क कर सकते हो, बट मैं EI की नोटेशन के साथ वर्क करूंगा। ओके, सो इस वीडियो का एजेंडा यही था कि तुम्हें पॉपुलेशन साइड की स्टोरी से सैंपल साइड की स्टोरी पे स्विच किया जाए। अब इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं बस तुम्हें एक चीज यहाँ पे नोट करवाना चाहता हूँ। देखो, जो लेफ्ट हैंड साइड वाली फिगर है वो है पॉपुलेशन फिगर, उसमें है पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन जो कि ये बता रही है कि ट्रू रिलेशनशिप क्या है ऑन एन एवरेज बेसिस पे x और y के बीच में। बट हम कभी भी उस ट्रू रिलेशनशिप को तो जान ही नहीं पाएंगे क्योंकि पूरा पॉपुलेशन का डेटा कभी होगा नहीं। तो हम उस रिलेशनशिप को एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहे हैं सैंपल रिग्रेशन लाइन से। अब बिकॉज सैंपल रिग्रेशन लाइन हमारा बस एक अटेम्प्ट है पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन को एस्टिमेट करने का, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारी एस्टिमेशन 100% राइट होगी। बेसिकली अगर तुम सैंपल के साथ वर्क कर रहे हो तो एस्टिमेशन 100% राइट तो हो ही नहीं सकती है क्योंकि तुम बहुत ही लिमिटेड डेटा के साथ वर्क कर रहे हो। यहाँ पे भी अगर तुम देखो तो जो पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन है वो काफी स्टीप है और उसका इंटरसेप्ट काफी नीचे है। लेकिन अगर तुम सैंपल रिग्रेशन लाइन देखो तो वो फ्लैट है और उसका इंटरसेप्ट काफी ऊपर है। तो देखो, ये डिफरेंसेस तो हमेशा रहेंगे। यहाँ पे तुम इन डिफरेंसेस को कंपेयर कर पा रहे हो क्योंकि मैंने पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन तुम्हें हाइपोथेटिकली ड्रॉ करके दिखा दी। रियल लाइफ में तो तुम्हें आइडिया ही नहीं होगा कि पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन दिखती कैसे है। इट्स जस्ट कि रियल लाइफ में तुम्हें अपना बेस्ट ट्राई करना पड़ेगा कि तुम पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन को सही से एस्टिमेट कर पाओ। सो इन चीजों के बारे में भी हम आगे बात करेंगे कि तुम्हें किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है जब तुम सैंपल के साथ वर्क कर रहे हो। ओके, सो आई होप इस वीडियो से तुम्हें सैंपल साइड की स्टोरी का काफी अच्छा ओवरव्यू मिल गया। एंड इस वीडियो के लिए इतना ही।